Hello everyone. So today we are going to present the second webinar on this Learning Together series. So the agenda for the today's webinar is going to be as follows. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले we will be finding out how to use the screener. So screener, I think this app most of the people have used in their life. Those who are into investing and stock trading. So Screener is one of the most useful app to find the stocks and to filter out stock with good fundamentals. तो सबसे पहले हम स्क्रीनर को स्टडी करेंगे एंड ये देखेंगे कि हम कौन कौन से रेशियोज या फंडामेंटल्स वैल्यूज हैं किसी कंपनी की जो हम स्टडी कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर दी कंपनी इज अ पोटेंशियल पिक और नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर and how these cash flow statements affect the financial statements. Then we will see the trend of FIIs and DIIs. FIIs का मतलब है foreign institutional investors, DIIs का मतलब है domestic institutional investors. So FIIs are like big mutual houses based out of foreign countries but investing in Indian equity markets, and DIIs is domestic institutionals. For example, the insurance companies, mutual funds, जिसमें Indian investors are more investing these days. And उसके बाद देखेंगे कुछ important fundamentals companies के जो हमें देखने चाहिए before investing. So ये आज का एजेंडा रहेगा. So let's go and deep dive into the screener. So I prefer to use this screener from this tickertape.in. There are many screener websites, for example, screener.in, TradingView Screener. I think most of them will do the same job. It is just the user interface and things जो आपको अपने according best suited हो, so we can choose accordingly. So यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन क्रिएट करी है. सो एवरीवन कैन क्रिएट अ न्यू स्क्रीन फ्रॉम दिस बटन विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप राइट, न्यू स्क्रीन, एंड दे कैन create a new screen of their own. So I have just created a random screen with the name latest small cap. अब मैं एक एक करके आपको ये स्क्रीन के जितने भी फंडामेंटल रेशियोज हैं विच आई हैव पिक्ड आउट, आई विल सिलेक्ट कौन कौन से रेशियोज का क्या मतलब है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज करने चाहिए, एंड उनका क्या यूज यूज केस है टू सिलेक्ट दी स्टॉक्स. I will just pause for a minute. यहाँ पे बेसिकली screener.in एक वेबसाइट है जिसपे हम सेम फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हैं. हो सकता है कि screener.in में एक दो ऑप्शंस ज़्यादा हो, जैसे मे बी प्लेज्ड होल्डिंग्स आपको देखने हो किसी स्टॉक के, तो ऐसे कुछ ऑप्शन के डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, बट बेसिक जो आप फर्स्ट लेवल देख सकते हो वो आप tickertape.in है, ट्रेडिंग व्यू में भी दिखता है. तो आपको जो भी प्रिफर्ड हो आप उसमें देख सकते हो, बट कुछ फंडामेंटल्स हम जो बेसिक डिस्कस कर रही है ये बेसिकली देखने ही चाहिए. तो उसके बाद फिर स्क्रीनर में भी हम देख सकते हैं सेम चीज, बट ठीक है अभी अभी हम टिकर टेप में ही देख रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हम फंडामेंटल्स इस पूरे स्क्रीन में हमने फिल्टर आउट किए. सो आई हैव अप्लाइड 9 फिल्टर्स. आप देख सकते हो मैंने 9 फिल्टर्स अप्लाई करे हैं. सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन स्टडी करने के लिए या किसी भी कंपनी को फाइंड करने के लिए कि वो कंपनी इस समय प्रॉपरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीई रेशियो. पीई रेशियो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग. तो किसी भी कंपनी की जो इनकम होती है दैट इज द नेट इनकम ऑफ द कंपनी. मतलब जो कंपनी सेल्स करती है एंड अपने कॉस्ट
subtract करके the figure that we get out, that is the operating income. But this income, this is the earnings. So earnings is after paying everything, after paying interest. कोई अगर कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, कंपनी को जो गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं वो, आफ्टर गिविंग एवरीथिंग टू द obligatory authorities and the obligations that the company has, तो ये जो अर्निंग्स बचती है that is the net income of the company. And price is the current price जो the company stock is traded on the exchanges. तो P ratio is the price divided by its earnings. So एक ratio आता है which is a number, that's it. Now how to use this number to compare whether this company is properly valued or not? तो एक बहुत बेसिक फंडा होता है, we compare this PE ratio with its sector PE. ये एक बहुत क्रूड वे है टू जस्ट फिल्टर आउट एक न्यूमरस नंबर ऑफ कंपनीज में से bunch of companies so that we can analyze more into that fundamentals. तो सेक्टर पीई रेशियो भी अगर हम देखें तो दिस इज द सेक्टर पीई. तो सेक्टर पीई क्या बताता है कि उस पूरे सेक्टर का, जिस कंपनी की वो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो इस कंपनी के साथ देयर आर मेनी कंपिटिटर्स इन दिस इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल सीएट होगा, एमआरएफ होगा. तो उस कंपनी की जो इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री, टायर्स एंड रबर, तो इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो होना चाहिए, सो दैट इज अराउंड लेट्स से 43. एंड जो हमारा पी रेशियो है फॉर द कंपनी विच वी आर एनालाइजिंग इज 90. सो the fundamental to find out whether the company is undervalued is that if the PE ratio is less than the sector PE, then the company is undervalued. Otherwise, it is overvalued. तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ पे एक रेंज ली है पीई रेशियो की, फॉर एग्जांपल 4 to 20. So this is an ideal PE ratio for an undervalued company based on its sector PE. But this is a general perspective that the PE ratio ranging from 5 to 20 or 25 is a healthy PE ratio for any company going forward. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इज द पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो इज सिग्निफाइंग दैट प्राइस टू बुक रेशियो. प्राइस टू बुक मीनिंग प्राइस तो आपको वही है जो करंट मार्केट प्राइस है जो पीई रेशियो में था, बट द डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है. द डिनोमिनेटर इज बुक. सो बुक मीनिंग द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो किसी कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं तो एक कंपनी को मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनर में लेके चलूंगा. तो स्क्रीनर में अगर आप देखते हैं तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का ये बताता है कि उस कंपनी की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द कंपनी. सो हेल्थ मीनिंग व्हाट आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड से बैलेंस होगी. दैट इज व्हाई द नेम स्टैंड्स बैलेंस. मींस जितने एसेट्स हैं उतनी लायबिलिटीज होंगी. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती. सो ये हमें सिर्फ ये बताती है द बुक वैल्यू. द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे फाइंड आउट होती है? बुक वैल्यू फाइंड आउट होती है इट्स इक्विटी. सो अगर हम एसेट्स में से इस टोटल एसेट्स में से अगर हम सिर्फ लाइबिलिटीज माइनस कर दें, लाइबिलिटीज इन द सेंस जो हमें लोन दिए हैं उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो वी विल बी लेफ्ट आउट विद द इक्विटी पोर्शन ऑफ द कंपनी. So that equity is the book value of the company. तो प्राइस टू बुक रेशियो ये हमें बस ये बताता है कि कंपनी की बुक्स में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वर्सेस द प्राइस द कंपनी इज ट्रेडेड एट, वो किस प्राइस पे है. तो 2.4 द रेशियो है, ये बताता है कि द कंपनी इज वैल्यूड बाय द मार्केट 2.5 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू. मींस कंपनी की बुक वैल्यू अगर 100 है तो कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एट 250. सो हमने क्या रेशियो चूज किया है? द रेशियो दैट वी हैव डिसाइडेड इज दैट इफ द कंपनी बुक वैल्यू इज लेस देन 1, व्हिच मींस
if the company price to book ratio is less than 1, sorry, so the price is less than the book value, of course, which means that the company may be undervalued. I am saying maybe. It is not sure whether the company is 100% undervalued or not, but it may be undervalued. And we have selected a range up to 5 so that we can get a list of companies. Otherwise, if we will select just, let's say if I select 1, so I will be getting only 2 companies out of the 28 that I was having earlier. So that is why I have just selected a number, let's say 5, to get a number of companies to analyze more on the other fundamentals. The next one, the next filter is the historical operating cash flow growth. So before going into this operating cash flows and the EPS, I would just go first of all into the whiteboard. So I have selected the whiteboard here. So what do you mean by cash flow? So cash flow का simple मतलब है एक कंपनी अगर नेट इनकम जनरेट कर रही है आफ्टर subtracting all the costs from its revenue, that income is just a book income. मीन्स कंपनी ने वो इनकम को अपने स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर दिया. दैट डजंट मीन द कंपनी हैज अर्न दैट इनकम. इसको हम अगर फाइनेंशियल्स की लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज नोन एज अक्रूड इनकम. बट कैश फ्लो क्या बताता है? कैश फ्लो ये बताता है द इनकम दैट हैज बीन credited into the bank account of the company, means the cash that has been generated. तो नेट इनकम एक बुक इनकम होती है और कैश फ्लो होता है जो हमारा एक्चुअल कैश विच इज जनरेटेड इनटू द बैंक अकाउंट. अब ये कैश 3 टाइप्स का होता है जनरली. सो द 3 types of cash that is being generated is cash flow from operation, which is typically known as CFO, cash flow from investing, which is typically known as CFI, cash flow from financing, which is typically known as CFF. तो ये 3 कैश फ्लोज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. सो दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द नेट इनकम. हम जनरली क्या देखते हैं किसी भी इनकम स्टेटमेंट में? नेट इनकम देखते हैं एंड वी सी द ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी कि अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, अगर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये कंपनी बहुत अच्छी होगी. बट क्या हमने कभी ये देखा है कि नेट इनकम अगर बढ़ रही है तो क्या उसका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है या नहीं? या फिर ऐसा तो नहीं कि नेट इनकम बढ़ रही है बट कैश फ्लो उसका डिक्रीजिंग है? So this is one of the most important parameter to judge whether the company cash flow is actually increasing or not, or it is just the bookish income that the company is showing every year, increasing, but actually the cash flow is not generated. So cash flow from operations is the most important one, and इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीजें अफेक्ट होती हैं that is the current assets, liabilities and income statement. We will not go deep into this. I have just written over here. The next 2 are the cash flow from investing and cash flow from financing. So investing is just ये आपको ये बताता है कि how much cash the company is investing in plant machinery या फिर कोई भी बड़े assets which are known as non-current assets which are used for long term. अगर कोई कंपनी मशीन परचेज कर रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंपनी ने लैंड खरीदी है, तो वो जो कैश वहां पे यूज हुआ है फॉर परचेजिंग ऑल दोज इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज, सो वो सारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में से जाता है. एंड अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक खरीदा है, इक्विटी स्टेक फॉर अ लॉन्ग टर्म perspective, so that also is a cash flow from investing. And cash flow from financing is the utmost cash flow because कोई भी कंपनी बिना कैश के काम नहीं कर सकती. It needs finances, it needs money. So from where it will get money? It will get money from equity shareholders. And the second
method to get money is taking loans. So both equity and debt will come as liabilities and it will form a part of the cash flow from financing. So now I will reshare the screen back. So now this is the operating cash flow. So आपको कैश फ्लो समझ में आ गया होगा, बट कैश फ्लो में देयर कैन बी कैश फ्लो ग्रोथ which can be 1 year, 5 year, 2 year. So this is the cash flow growths of 5 years. So 5 year meaning compounded annual growth rate. So compounded annual growth rate में मैं बाद में आऊंगा, बट इसका सिंपल ये मतलब है कि 5 ईयर की परफॉर्मेंस कंपनी की कैश फ्लो के टर्म्स में कैसी है. अब हम 5 ईयर ही क्यों लेते हैं? तो 5 ईयर हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज दी companies that we are finding out for investment, it is for a long term perspective. We do not want that हम आज इन्वेस्ट करें and we get returns in 1 month or 2 months and we exit out from company. You will be able to get 10% return, 20% return, maybe in 1 month or 2 months. But if you try to hold the company for at least 5 years, and if the company fundamentals are good, then you may end up getting the returns of the order of 300%, 400%. So that is why we want to stick to a company for a longer term frame. And that is why we have selected a 5-year cash flow growth or a 5-year time frame to study the important fundamentals. तो अब कैश फ्लो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दिस इज द कैश फ्लो फॉर 5 years ग्रोथ. नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल ये बताता है कि कंपनी की इक्विटी वैल्यू, जो कंपनी की शेयर होल्डिंग वैल्यू है, कंपनी के पास जो इक्विटी से पैसा आया है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है. इट इज सिंपल द नेट इनकम डिवाइडेड बाय द एवरेज बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी. तो जो कंपनी ने इनकम जनरेट करी वो कितनी इक्विटी वैल्यू पे जनरेट करी. तो ये आपका सिंपल बताता है कि आपके पैसे को कंपनी कैसा रिटर्न जनरेट करके दे रही है. नेक्स्ट इज 1 year हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ. तो 1 year हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ. तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस इज अगेन द इनकम, दैट इज द अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द शेयर्स. तो यहां पे जो शेयर्स है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स. इट इज नॉट द इक्विटी वैल्यू, इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स. तो अगर कंपनी के पास 1000 शेयर्स है तो कंपनी उन 1000 शेयर्स पे पर शेयर कितना अर्निंग जनरेट कर रही है. सो दिस इज द ईपीएस. ये सिंपल हमें ये बताता है कि कंपनी की ग्रोथ पर शेयर बेसिस पे कैसे हो रही है. इस नेक्स्ट इसका है 5 year. तो 5 year is the again term time period for 5 year, and 1 year is the time frame from the recent most year. Now comes the next filter is the sector PB. तो sector PB again आपका जैसे सेक्टर पीई था वैसे सेक्टर पीबी है. तो प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ सेक्टर. तो पूरी टायर इंडस्ट्री का अगर बुक वैल्यू वर्सेस प्राइस देखा जाए तो वो ये होता है. तो एक और मेट्रिक है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने का इज द प्राइस टू बुक डिवाइडेड बाय इट्स सेक्टर पीबी. तो मैंने एक और फिल्टर यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है, प्राइस टू बुक बाय सेक्टर पीबी. तो ये बताता है कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन स्टेट क्या है. क्या वो सेक्टर के पीबी से ज्यादा है या सेक्टर के पीबी से कम है. तो अगर ये 1 से छोटा है तो ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है दैट इज अंडर वैल्यूड विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर. मतलब ये सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत अंडर वैल्यूड है और ये इतनी वैल्यूएशन पे होनी चाहिए, तब जाके इसका प्राइस टू बुक बाय सेक्टर क्लोज टू 1 आएगा. एंड तब हम कह सकते हैं कि कंपनी एक जस्टिफाइड वैल्यू पे है.
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज द 5 ईयर कैश फ्लो टू ईपीएस ग्रोथ। अब ये मैट्रिक क्यों हम ने चूज किया है, तो ये हमने इसलिए चूज किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था दैट द ईपीएस इज द नेट इनकम एंड कैश फ्लो इज द एक्चुअल कैश। बट हमें ये नहीं पता कि क्या नेट इनकम बढ़ रही है बट कैश फ्लो भी बढ़ रहा है या नहीं। तो इफ द कैश फ्लो टू ईपीएस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये हमें बताएगा कि कैश फ्लो ईपीएस से ज्यादा बढ़ रहा है। तो दिस metric is useful to find out whether the cash flow is actually increasing far better than the EPS. अगर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है as compared to EPS, then the company cash flow is actually increasing quite significantly higher as compared to the earnings. तो इसीलिए हमने इसका एक रेशियो लिया है और उसकी ग्रोथ ली है। तो इट इज द कैश फ्लो बाय ईपीएस एंड उसका ग्रोथ फॉर 5 years। तो हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उसने 1 साल का कैश फ्लो ईपीएस से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाया तो वो कंपनी अच्छी है। वी वांट कि 5 ईयर में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड सेक्टर पीई का हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं which I think that these are the most critical ones to find out or just to filter out 20 companies, 20, 30 companies out of 1000, 2000 company। बिकॉज हम सारी 1000, 2000 कंपनीज को स्टडी नहीं कर सकते। वी कैन ओनली स्टडी अ लिमिटेड नंबर, मैक्स टू मैक्स 50 और 100। सो अब इनमें हमने सो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज फिल्टर्स, सो अब इसमें हमने फिल्टर्स में वैल्यूज क्या क्या पुट अप करी हैं। आई विल जस्ट ब्रीफली एंड बताऊंगा मैं आपको। पी रेशियो आई हैव सिलेक्टेड फॉर 4 to 20। पीवी रेशियो इज जस्ट लेस देन 1 आई हैव सिलेक्टेड, बट अगर आप लेस देन 1 में ही ट्राई करोगे तो यू विल ओनली गेट 2 कंपनीज और 3 कंपनीज। इफ यू वांट मोर नंबर ऑफ कंपनीज देन एक नंबर 4 to 5 आई हैव सिलेक्टेड। Historical operating cash flow growth, so this is almost the highest range, so I have not changed it. Return to equity is also highest, I have not changed it, but I have put a lower limit because I do not want कि कोई भी कंपनी 5% से कम रिटर्न जनरेट करे on its equity. The next one is the 1 year historical EPS growth. Again, EPS, I do not want that the 10% या 12% रिटर्न से कोई भी कंपनी ऑन इट्स पर शेयर उससे कम अर्निंग प्रोवाइड करे। देन द 5 year is the same. Sector PB is also the same, the full range, and the price to books to sector is I have selected 0 to 2। तो अगर इसको आप चेंज करोगे तो यू विल सी द कंपनीज नंबर विल चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 28 हो गया because this is the ratio of the valuation versus with respect to the sector. Next is the 5 year cash flow to EPS growth. ये भी it is the maximum range and the sector PE is also the maximum range. तो अब इन कंपनीज में से अगर हम किसी एक कंपनी को देखें तो फॉर एग्जांपल दी अपोलो टायर्स, और आई कैन ऑल्सो फिल्टर आउट द कंपनीज। फॉर एग्जांपल आई कैन make the market cap to filter out the companies in the descending or the ascending order because I do not want कि कोई भी छोटी कंपनी में I want to invest। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है द प्रोफाइल इंडस्ट्री, सो इसकी मार्केट कैप सिर्फ 100 करोड़ है। इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ, but you may not be sure on your own whether this 100 crore company can sustain the market or it can sustain its मार्केट शेयर। तो हम क्या सोचते हैं कि एक हेल्दी कंपनी होनी चाहिए विद अ गुड मार्केट कैप। सो वी कैन फिल्टर आउट द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप। तो अगर हम देखें तो 1000 करोड़ से अगर कोई कंपनी की मार्केट कैप बड़ी है तो दैट इज अ गुड कंपनी। तो अगर हम देखें तो 1 to 10 इज द number from where we can find out which company we can choose to invest। तो अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आई पिक्ड अप साउथ इंडियन बैंक।
तो साउथ इंडियन बैंक को अगर हम स्टडी करें तो मार्केट कैप इज क्वाइट गुड, इट इज 6600. देन द प्राइस ऑफ द बैंक इज 25. पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो पी रेशियो इज 6 एंड द पीवी रेशियो इज 0.75. तो पीवी रेशियो तो सबसे पहले ये सिग्निफाई करता है कि पीवी बुक वैल्यू से ही इस कंपनी की प्राइस कम है, विच मीन्स एटलीस्ट इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1 के अप्रॉक्स होना चाहिए. तो ये बुक वैल्यू तक तो जा सकता है, विच मीन्स अराउंड 25% ग्रोथ इज स्टिल देयर अवेलेबल इन दिस प्राइस ऑफ दिस बैंक. नेक्स्ट, पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो 6 है, विच इज वेरी लेस. और अगर हम यही चीज सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर का पी रेशियो है 18. तो एटलीस्ट 6 to 18 का जो गैप है, विच इज 12 टाइम्स, विच इज 12 पॉइंट्स. तो ये जो 12 पॉइंट्स का गैप है, ये भी इस कंपनी को फिलअप करना चाहिए इन नियर और इन सर्टेन टाइम. सो ये कंपनी के पास भी बहुत पोटेंशियल है, दिस बैंक. देन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज 33. And if we compare this operating cash flow with the EPS growth of 1 year and the EPS growth of 5 year, तो अगर हम देखते हैं 5 year में EPS तो 26% से ग्रो हुआ है, बट कैश फ्लो 33% से ग्रो हुआ है. तो यानी कि कैश फ्लो इज ग्रोइंग मोर एज कम्पेयर टू द EPS. तो CF by EPS growth will also be greater than 1. तो अगेन एंड ये भी एक हेल्दी पैरामीटर हुआ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. अगर हम 1 year हिस्टोरिकल ग्रोथ देखें EPS की वर्सेस 5 year, सो दिस इज अ कंपैरिजन बेस्ड ऑन टाइम. प्रीवियस कंपैरिजन हमने किया था कैश फ्लो वर्सेस EPS. नाउ वी आर कंपेयरिंग सेम पैरामीटर द EPS बट ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम वर्सेस अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. तो कंपनी ने 5 साल में भी 26% की ग्रोथ करी है एवरी ईयर ऑन एन एवरेज, और कंपनी ने रिसेंट मोस्ट ईयर में भी 28% की ग्रोथ करी है. तो दिस सजेस्ट दैट कंपनी की जो ग्रोथ है वो सस्टेन्ड ग्रोथ है. इट डजेंट मीन कि कंपनी 5 year में 26 कर रही है बट 1 year में बहुत एक्सप्लेंडेड परफॉर्मेंस दे रही है. फॉर एग्जाम्पल सीएट, तो सीएट में अगर आप देखते हो तो 20% 5 year में ग्रोथ है, लेकिन 1 year में एक्सप्लेंडेड ग्रोथ है विच इज 245%. तो दिस 245% ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल. ये 5 year में यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस मच ऑफ रिटर्न और दिस मच ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द कंपनी. तो हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम शुड बी सिमिलर इनफ, उनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. तो अगेन दिस इज ऑल्सो सूटेड इनफ. नेक्स्ट इज दी सेक्टर पीबी एंड प्राइस टू बुक बाय सेक्टर. सो दिस इज अगेन लेस देन 1. तो ये भी बहुत गुड साइन है फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. सो ओवरऑल, if we study from all these filters, we find out that the South Indian Bank seems to be a nice point of time to invest in this bank. So ये कुछ points थे on how to find out and to select the companies from the screener. अच्छा, Now if I just इसमें go back to, मैं एक चीज yeah, ऐड करना Vivek. चाहता हूँ. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर लिया है और आपको एग्जिट करना है, जैसे कैस्ट्रॉल को आपने कुछ टाइम पहले अगर इन्वेस्ट किया है, वो 2 साल में काफी भाग गया, तो आप उसको एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हो. अगर वो वैल्यूएशन के करीब आ गया, एक टाइम पे 2 साल पहले कैस्ट्रॉल का पी रेशियो 5 होगा और अभी वो सेक्टर से 2x हो गया है, तो आप उसको एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हो. मतलब इट इज नॉट जस्ट फॉर एंट्री, बट आप देख सकते हो अगर कोई शेयर ओवर वैल्यूड हो रहा है तो आप उसको एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हो. अगर हम यहाँ देखते हैं कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल का पी रेशियो का अगर हम चार्ट देखते हैं, राइट में एक पी रेशियो वी वर सजेस्टिंग, करेक्ट विवेक? हाँ, तो ये पी जैसे आप देखोगे 2022 के आसपास में ना ये कम था, 5-6 के आसपास था, और अभी ये 30 हो गया है. तो अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया और अभी 30 के आसपास हो गया है, तो मतलब इट इज टाइम टू एग्जिट. लेकिन आप पहले एक बार कंपेयर कर लोगे कि सेक्टर का भी क्या हमारा 30 को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है. तो जैसे करेक्ट. सेक्टर भी अगर 30 के आसपास है, दैट मीन्स इट इज ओके ओके वैल्यूड. लेकिन सेक्टर अगर 15 पे है
और ये 30 हो गया है, तो मतलब टाइम टू एग्जिट। तो इस तरह से आप एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हो इसे। जैसे अब इसमें बस एक फैक्टर होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, हो सकता है वो ओवर वैल्यूड होके भी ग्रो करता रहे, बट आप इतना कुछ नहीं देख सकते हो। आपको अगर एग्जिट स्ट्रेटेजी एक देखना है तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। So we have covered the screener मुझे and भी एक its. दो क्वेश्चन है इसमें। हम्म। हो सकता है कैसे, मैं एक्चुअली ना कोई भी ये पैरामीटर आप 5 इयर्स का जो पकड़ते हो ना, हम्म। वो मैं कभी Right. लगाता नहीं हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है, जो 5 साल के अंदर जो लिस्ट हुई है कंपनीज, वो इसमें से ऑटोमेटिकली बाहर चली जाती है। वो कंपनी हाँ, पुरानी रहती है, लेकिन यहाँ पे हम 5 ईयर ग्रोथ डाल देते हैं ना, तो रिसेंटली जो लिस्टेड है वो सारी इसमें से हट जाती है, वो इसमें दिखती नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल साहब सही बोल रहे हो। तो मेरे को वो एक चीज लगता है। दूसरा जो है ना, पी रेशो, कभी भी मुझे, मैं जो है इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करता हूँ। ये जो आपने 5 to 20 का रखा ना, वो जरूरी नहीं है कि हर एक इसमें रहे। जैसे एफएमसीजी में आप मैंने, देखते हो, हाँ यही फार्मा मैंने में बोला देखते हो कि तो आई एम 30 का कंपेयरिंग, मीडियम है। या आई एम कंपेयरिंग द पी वर्सेस सेक्टर पी। तो ओके। ये जस्ट एक मैंने मैंने जस्ट ये एक वैल्यू चूज करी टू फाइंड टू फिल्टर आउट दी स्टॉक्स। अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी फिगर रखता तो मे भी हो सकता है बहुत सारी कंपनीज आती विच नहीं आई मे बट, नॉट बी एबल। नहीं वो क्या हो जाता है, उस चक्कर में कुछ अच्छी कंपनी छूट जाती है। यहाँ पे नंबर ज्यादा आ रहा है, अच्छा। डजंट मैटर उसमें, क्योंकि तुम दूसरा कुछ फिल्टर लगा के वो नंबर कम कर सकते हो। अच्छा।